नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, कल तक हम क्लास लिए थे, उसमें हम आप लोग को कल 5 तक क्लास करा दिए थे। ठीक है, आज हम 6 का क्लास कराएंगे। कितना? 6 का। कल हम 5 तक करा दिए थे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइजिंग में और आप एक क्वेश्चन याद कर लिए होंगे 5 तक। ठीक है, अब छठा है। आपको हम एक क्लास टॉपिक वाइज आपको ख़त्म करेंगे। वादा किए हैं तो टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि वादा करके हम मुकर जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो आपको हम छठा क्लास आज है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। छठा क्लास में क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ये सब्जेक्टिव बुक का ये जो है क्लास है, SK झा सर का बुक का क्लास है, और ऑब्जेक्टिव बुक का इसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव बुक का देखना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में आप इसी चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव बुक का एक मतलब टॉपिक वाइज सीरियल वाइज नंबर वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे प्रतिदिन आपको यहाँ पे क्लास लिया जाता है इस चैनल पे, और आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपको सबसे पहले वीडियो यहाँ से जैसे ही अपलोड करेंगे क्लास लेंगे उसके बाद सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कम से कम लाइक तो करिए प्यारे दोस्तों। लाइक करने से मोटिवेट होते हैं और एक जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी जो है अगर ये क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों कल देखेंगे हम कि कितना स्टूडेंट जो है आप लोग लाइक करते हैं, है ना। हर स्टूडेंट जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो, आप लाइक और ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है प्यारे दोस्तों? 6 नंबर चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी तथा तकनीकी का प्रयोग करके जीवों तथा जीवों के उत्पाद का उपयोग मानव कल्याण तथा बाजीरीकरण। क्या है? बाजीरीकरण में किया जाता है। क्या है? फिर से रिपीट करते हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी तथा तकनीकी का प्रयोग करके जीवों तथा जीवों के उत्पाद का उपयोग मानव कल्याण तथा बाजीरीकरण में किया जाता है। किस करण में? तो बाजीरीकरण में। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला चलिए आगे हैं। पहला में प्रतिजैविक औषधि। क्या है? प्रतिजैविक औषधि। एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्या? एंटीबायोटिक्स की खोज 1929 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन का हाईलाइटेड और आप लिखते चलिएगा कॉपी में। क्या है? एंटीबायोटिक की खोज 1929 में क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 ईस्वी में। फिर से रिपीट करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स की खोज किसने किया? तो आप लोग आंसर मारिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन। फ्लेमिंग ने प्रयोगशाला में पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलियम नोटेटियम नामक कवक फंगी से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण किया। फिर से रिपीट करते हैं, फ्लेमिंग ने प्रयोगशाला में पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक फंगी से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण किया। किसने किया? तो फ्लेमिंग ने।
ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक वर्तमान में जीवाणुओं से बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक जो है वर्तमान में जीवाणुओं से बनाए जाते हैं। किससे? जीवाणुओं से बनाए जाते हैं, जो जीवाणु से होने वाले रोगों से बचाता है। क्या है? जो जीवाणुओं से होने वाले रोग को बचाव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग वायरल डिसीज में किया जाता है। वायरल जो है डिसीज में किया जाता है। और नेक्स्ट है, अलग अलग समय में जीवाणुओं में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने के कारण एंटीबायोटिक की क्षमता में वृद्धि की गई है। क्या है प्यारे दोस्तों? अलग अलग समय में जीवाणुओं में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने के कारण एंटीबायोटिक्स की क्षमता में वृद्धि की गई है ना। अगला, वर्तमान समय में 8000 से ज़्यादा प्रतिजैविक बीन बन चुके हैं। क्या है? वर्तमान समय में 8000 से ज़्यादा प्रतिजैविक बन चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर एक जितने भी हम मेरे दोस्त हैं और फ्रेंड हैं, जितने भी है स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो भी है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को एक जितने भी हम कल इंतज़ार करें कितने बच्चे आप लोग लाइक करते हैं, और शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी भी गरीब बच्चे हैं जिनको इससे लाभ मिल सके। और ALP एग्ज़ाम है, उसी को हम टारगेट लेके हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और NTPC हो गया, रेलवे ग्रुप D आने वाला है, उसमें देगा इसका जो है सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछाएगा। रेलवे ग्रुप D हो गया, JEE हो गया, RPF हो गया, ये सब एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप D का तो अभी नहीं आया है, आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसमें आप आगाड़ी से तैयारी रखिएगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन सब यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आपको इस बार सफलता हो सके। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगा, आप प्रयास पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला दूसरा नंबर में। क्या है? टीका है। क्या? टीका, वैक्सीन। टीका को इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन की खोज किसने की थी? वैक्सीन की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का पिता कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को, क्या है प्यारे दोस्तों? एडवर्ड जेनर को टीकाकरण की पिता कहा जाता है। क्या कहता है? टीकाकरण की पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने पहला टीका चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका क्या चीज़ के लिए बनाया? तो चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया, चेचक के लिए बनाया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी भी गरीब बच्चे का हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वैक्सीन रोगाणुओं के कण होते हैं। वैक्सीन जो होता है रोगाणुओं के कण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चरणबद्ध तरीके से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। क्या है? वैक्सीन रोगाणुओं के कण होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में चरणबद्ध तरीके से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अगले है, शरीर में प्रवेश करने में WBC की कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स की कोशिका, क्या है? लाइम्फोसाइट्स, क्या है? लाइम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है जो बीमारी से जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है। बीमारी से क्या होता है? जीवन भर सुरक्षा प्रदान करता है। अगले है पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण, क्या है? कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों से संबंधित वैक्सीन कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों से संबंधित वैक्सीन है, उसके बारे में चलिए हम पता करते हैं और बतलाते हैं। ठीक है, पहला वैक्सीन है पोलियो। क्या है? पोलियो के लिए टीका का निर्माण जोहन साल्क ने किया था। कौन किया था? जोहन साल्क ने किया था। ठीक है, जॉन साल्क, सॉरी, पोलियो के लिए टीका का निर्माण जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, पोलियो के लिए ऑरल वैक्सीन के रूप में 2 बूंद दवा 1995 से पिलाई जाती है, जिसकी खोज क्या है? सैबिन ने की थी। किसने किया? सैबिन ने की थी। याद रखिएगा, फिर से पूछते हैं,
आप लोग को बता रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि पोलियो के लिए टीका का निर्माण किसने किया? तो जॉन साल्क ने। किसने किया? जॉन साल्क ने। ठीक है, याद होगी आप लोग को। अगला है, पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन के रूप में 2 बूंद दवा पिलाई जाती है। किसके रूप में? तो ओरल के वैक्सीन के रूप में। ठीक है, अब पोलियो जो है कब से प्रारंभ हुआ पिलाने का? तो 1995 से। याद रखिएगा, 1995 से पोलियो की शुरुआत हुई पिलाने की। ठीक है, जिसकी खोज सैबिन ने की थी। किसने? सैबिन ने की थी। अगला सेकेंड नंबर पॉइंट है कि रेबीज के लिए टीके का निर्माण लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज जो है, रेबीज के लिए टीके का निर्माण है ना, रेबीज बीमारी होता है उसका, रेबीज के लिए टीके का निर्माण जो है लुई पास्चर। किसने किया? लुई पास्चर ने किया था। एक एक पॉइंट हम आराम से पढ़ा रहे हैं, थ्योरी है इसीलिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, लेकिन थ्योरी में आराम से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ सके। ये नहीं कि अवर दबर पढ़ा दिए तो आपको समझ नहीं पाइएगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव में आपको तक दिक्कत होगा। इसीलिए आराम से पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में फास्ट आप मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। और आप एक एक वीडियो अंत तक देखिए, ये नहीं कि स्किप करके भगा के देखिएगा तो आप कभी नहीं आप पास कर पाइएगा। आप सब दिन ऐसा ही स्किप करते ही रह जाइएगा। आप एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सके। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट। BCG क्या है? BCG क्या है? बेसिल कैलमेटी क्या है? कैलमेटी क्या है? गैरिन। यह वैक्सीन 6 रोग है ना के लिए दिया जाता है। क्या है प्यारे दोस्तों? BCG का है बेसिल कैलमेटी गैरिन। यह वैक्सीन 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। अगला है DPT क्या है? DPT मतलब डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया पार्ट्यूसिस टेटनस क्या है? डिप्थेरिया पार्ट्यूसिस टेटनस इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, इससे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है क्योंकि यह 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन का कार्य करता है। DPT जो है 3 बीमारियों के लिए, ये वैक्सीन की बीमारियों के लिए वैक्सीन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वैक्सीन डिप्थीरिया क्या है? पर्टूसिस या कुर्क खांसी तथा टिटनेस की रोकथाम हेतु के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला कौन है? डिप्थीरिया। पर्टूसिस या कुकर खांसी जो होता है उसके लिए, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और या टेटनेस, कट फट या कहीं भी हो जाता है उसमें टेटनेस हो जाता है, जंग लगने के कारण लोहा में, और उसमें जैसे भोंका गया या कट गया तो टेटनेस हो जाता है। उसको रोकने के लिए किसका? DPT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेटनेस को लॉक जॉ डिसीज भी कहा जाता है। क्या है? लॉक जॉ डिसीज कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति को क्या है? किसी व्यक्ति को लोहे से बनी वस्तुओं द्वारा कट जाने पर या कांच से कट जाने पर टेटनस होने का खतरा बना रहता है। अभी हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को लोहे से बनी वस्तु द्वारा कट जाने पर या कांच से कट जाने पर टेटनस होने की खतरा बना रहता है, जिसके लिए ATS एंटी टेटनस सेरम का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका? ATS का इंजेक्शन दिया जाता है। एंटी टेटनस सेरम का जो है इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस में। ठीक है, अगला पॉइंट है TAB क्या है? TAB मतलब टाइफाइड एंटीबैक्टीरिया TAB का मतलब है। यह टीका टाइफाइड के लिए दिया जाता है, जिससे टाइफाइड एंटीबैक्टीरिया कहते हैं। जिसको बुखार लगता है, टाइफाइड हो जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एंटीवेनम कहाँ दिया था? एंटीवेनम जो है
सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है। क्या एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है। किसी को अगर सांप काट लिया जाता है, अगर काट लिया जहरीला सांप, तो उसको क्या होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन पड़ता है। क्या पड़ता है, एंटीवेनम, यही जो इंजेक्शन है, इसी इंजेक्शन को उसको दिया जाता है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ये पड़ता है। ठीक है, तो किसी का अगर सांप काट लिया तो डायरेक्ट जो है उसको बचाने के लिए झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कह देते हैं कि तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती कराइए और वहाँ पर तुरंत उसको इंजेक्शन, एंटीवेनम, यही इंजेक्शन जो है उसको पड़ेगा। जहरीला हो या ना हो, उसको ज़रूर से ज़रूर तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और एंटीवेनम सुइया, यही आपको जो भी है, जिसको भी इस सांप काट लिया है, अगर उसको एंटीवेनम सुइया पड़ जाता है तो बच जाएगा, उसको आगे फिर नहीं कोई दिक्कत होने वाला है, वो बच जाएगा। अगर झाड़ फूँक के चक्कर में रहेगा तो नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहिएगा। चलिए आगे। क्यूनन, क्या है, क्यूनन, क्यूनन है, तो चलिए क्यूनन पढ़ लेते हैं। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया, जाइमेस, एंजाइम, है ना। तो देखिए, इथाइल एल्कोहल, अनाजों के सड़ने से इथाइल एल्कोहल, दूध से लैक्टिक एसिड बनता है, एसेटिक एसिड चटनी, अचार, सिरका में होता है, और CH4 कार्बनिक यौगिक के अपघटन से होता है। CH4 मीथेन होता है, इसका मीथेन, CH4 जो है मीथेन है, कार्बनिक यौगिक के अपघटन से होता है। एसेटिक एसिड चटनी, अचार, सिरका में होता है। दूध से दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अनाजों के सड़ने से क्या होता है, इथाइल एल्कोहल बनता है, अनाज के सड़ने से इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, और दूध से लैक्टिक एसिड बनता है, चटनी, अचार, सिरका से एसेटिक एसिड बनता है, उसमें एसेटिक एसिड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, इतना आराम से आप लोग को पढ़ा रहे है ना। तो प्यारे दोस्तों, आपको एक फ़र्ज निभाना है ताकि आपको, हमको भी जो है मोटिवेट हो, आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसका जो है, जो पढ़ा रहा है, इसका अगर PDF चाहिए या इसका इमेज चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, आप इसके नीचे टेलीग्राम का चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको वहाँ जैसे ही यहाँ पढ़ा देते हैं, इसके बाद जस्ट लगले आपको हम PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। PDF, इसका फ़ोटो जो होता है, इसका जो पढ़ा रहा है, इसका हम वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं फ्री में। तो आप वहाँ से, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ अभी क्लास ख़त्म होगा, उसके बाद हम वहाँ क्या होता है सेंड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ने के बाद वहाँ फ्री में आपको इसका PDF भी मिल गया, आप इसका क्लास भी कर लिए। ठीक है, बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आगे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु, क्या है, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जाइमस, क्या है, जाइमस एंजाइम की मदद से कार्बनिक यौगिक की अपघटित होना क्यूनन कहलाता है। ठीक है, अगला किण्वन जो है, फर्मेनेशन के उपरांत उपयुक्त, क्या, महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। क्यूनन के उपरांत महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, एथाइल एल्कोहल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के क्यूनन के द्वारा होता है, जिसका उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो शराब में किया जाता है, और एक कार्बोहाइड्रेट के क्यूनन के द्वारा होता है। ठीक है, इसका निर्माण। चलिए आगे। अगला है एथाइल एल्कोहल, क्या है, एथाइल एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथाइल एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। पावर एल्कोहल किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों, पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला, मेथाइल एल्कोहल एक जहरीली पदार्थ है। मेथाइल एल्कोहल क्या है, एक जहरीली पदार्थ है जिसके सेवन से मृत्यु हो जाने को खतरा बना रहता है। क्या है प्यारे दोस्तों, मेथाइल एल्कोहल जो है एक जहरीली पदार्थ है जिसके सेवन से मृत्यु हो जाने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, जहरीली शराब में मेथाइल एल्कोहल पाया जाता है। अभी देख लिए होंगे कि 27 लोग पेपर में दिया था कि
मृत्यु हो गया है, ये आज का पेपर में दिया हुआ था। तो यही इसी के कारण किसका, मिथाइल अल्कोहल के कारण 27 लोग क्या हो गए, मृत्यु हो गए और 5 जो है अंधा हो गए। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई अगर बच्चे पी रहे हैं तो नहीं पीना है, बंद कर देना है। ठीक है, ये सब जहरीली शराब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्पताली में प्रयोग होने वाले स्प्रिट में 10% मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। अस्पताल में जो स्प्रिट होता है उसमें 10% मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए इसे मेथाइलेट क्या है, मेथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथाइलेटेड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, अगले, ठंडे प्रदेश में जहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, जहाँ 0 डिग्री से नीचे रहता है वहाँ के वाहनों में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए क्या करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं। जहाँ ठंडा प्रदेश है प्यारे दोस्तों, वहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री से नीचे उसको वहाँ का तापमान है, तो वहाँ तो पेट्रोल जम करेगा। तो पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए, उसको मतलब बचाने के लिए, ताकि वो पेट्रोल नहीं जमे, तो उसको क्या प्रयोग करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं उसमें। मिथाइल अल्कोहल जैसे ही मिल जाता है तो पेट्रोल नहीं जमने देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से यकृत के होने क्या है, यकृत के कैंसर होने का खतरा बना रहता है। एथाइल अल्कोहल के अत्यधिक अगर सेवन कर लेता है तो इससे क्या होता है, यकृत मतलब लीवर होता है, लीवर के कैंसर होने की खतरा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो आप लोग प्यारे दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, जैव ईंधन बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल, चलते हैं देखते हैं। क्या वैसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाता है, वैसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त किया जाता है उससे हम जैव ईंधन कहा जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, जैव ईंधन कहते हैं। जैसे बायो डीजल, बायोगैस, बायोडीजल, बायोगैस, फॉसिल फ्यूल और कोयल पेट्रोलियम, ये सब जो है जैव ईंधन है। क्या है, जैव ईंधन है। समझ में आ गया। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले चैप्टर पर। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। और एक एक क्वेश्चन को आपको दिखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो स्किप करके देखिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन को देखिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। ये बुक जो है साइंस के लिए काफ़ी है, आपको 20-25 नंबर कोई भी एग्जाम में 30 नंबर पूछा जाता है तो आपको काफ़ी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, भागना नहीं है। अब 20 नंबर 10 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य अध्ययन, उसका भी हम आपको वहाँ वीडियो बना कर अपलोड कर दिए हैं कि आप लोग रिव्यू दीजिए कि कैसा है और लाइक शेयर कीजिए। तो बहुत सारा बच्चा प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा किए हैं, है ना, लाइक वीडियो दिए हैं उसमें भी। तो उसको हम आज या कल हम उस वीडियो को बनाकर ज़रूर अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही बना दें, समय मिलेगा तो हम बना देंगे। ठीक है, अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है तो समय मिलेगा तो बना देंगे, ना तो कल तो ज़रूर बनाएंगे, प्रयास करेंगे। तो उस सामान्य अध्ययन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलते हैं अगले चैप्टर पर। चलिए अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला चैप्टर है बायोडीजल। क्या है प्यारे दोस्तों, बायोडीजल। बायोडीजल में है कि फॉसिल फ्यूल से प्राप्त डीजल में C15 तथा सल्फर के यौगिक पर जाते हैं। क्या है, सल्फर के यौगिक पर जाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों के बीज से प्राप्त तेल में C15 के यौगिक पाए जाते हैं, C15 के यौगिक पाए जाते हैं, जिससे एस्टरिफिकेशन के द्वारा क्या है, एस्टरिफिकेशन के द्वारा डीजल में परिवर्तन किया जाता है
तब इस डीजल को बायोडीजल कहते हैं। जैसे जेट्रोफा, क्या है जेट्रोफा, क्या है रतन ज्योत, इसको हिंदी में क्या कहते हैं रतन ज्योत, करंज, सोयाबीन इत्यादि से क्या होता है बायोडीजल का निर्माण होता है, बायोडीजल बनता है। किससे? एक है रतन ज्योत पेड़ होता है, वृक्ष होता है, करंज का पेड़, उससे भी करंज के पेड़ से भी क्या बायोडीजल बनाया जाता है, सोयाबीन इत्यादि सभी से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, बायोगैस जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिक के क्यूनन से अपघटित होकर निम्नलिखित प्रकार के गैस का निर्माण किया जाता है। क्या है? जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिक के क्यूनन से अपघटित होकर निम्नलिखित प्रकार के गैस का निर्माण किया जाता है। अमोनिया NH3 H2O H2S SO2 CO2 NOCH4, इस सभी को क्या मिलेगा अमोनिया। इन सभी गैसों को सामूहिक रूप से बायोगैस कहा जाता है। इस सभी को क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में CH4 पाया जाता है। CH4 मीथेन पाया जाता है। क्या? मीथेन पाया जाता है, जो कि अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। क्या है? अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। मीथेन के कारण ही इसे घरेलू ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70% होता है। बायोगैस में जो है मीथेन की मात्रा 70% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या तीसरा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह पेट्रोलियम प्राप्त करने वाले स्थानों से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? CNG गैस जो होता है प्यारे दोस्तों, यह पेट्रोलियम प्राप्त करने वाले स्थानों से प्राप्त किया जाता है। इससे सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण बहुत कम फैलता है। CNG के इस्तेमाल से प्रदूषण की मात्रा घट जाता है, वो नहीं फैल पाता है। ठीक है, अगला CNG में सर्वाधिक मात्रा में CH4 गैस पाई जाती है। मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसका प्रतिशत लगभग 85% होता है। 85% CNG में क्या होता है? मिला हुआ आता है मीथेन। ठीक है, प्रदूषित शहरों में व्यावसायिक वाहनों को CNG से चलाया जाता है। व्यावसायिक वाहन जो है CNG से चलाया जाता है। CNG वाहनों में भरने के लिए जगह जगह गैस स्टेशन का निर्माण किया जाता है, और भारत में पहला CNG स्टेशन तमिलनाडु के नागपत्तम में स्थापित किया गया है। कहाँ? नागपत्तम में स्थापित किया गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक के द्वारा फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाता है, लेकिन लंबे समय में रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। साथ ही रासायनिक उर्वरक से फसलों के उत्पादन का भोज्य पदार्थ में उपयोग करने पर कई गंभीर बीमारी उत्पन्न होती है। इसी वजह से रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जैव उर्वरक के रूप में कुछ सूक्ष्म जीवों को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्यारे दोस्तों? जैव उर्वरक के रूप में कुछ सूक्ष्म जीवों को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन, क्या है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। किसमें? नाइट्रेट में। यहाँ देखिए, नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधे अवशोषित करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास होता है। जिससे क्या होता है? पौधों की वृद्धि और विकास होता है। नोट में क्या? मिट्टी में उपलब्ध खनिज लवण अधिक आर्द्रता अर्थात ये क्षितिज में होता है। मिट्टी में उपलब्ध खनिज लवण अधिक आर्द्रता अर्थात ये क्षितिज में होता है। नेक्स्ट बी,
बी क्षैतिज में आर्द्रता कम होता है, बी क्षैतिज में जो है आर्द्रता कम होता है, और ए क्षैतिज में ये क्या है, मिट्टी में उपलब्धता खनिज लवण अधिक, आर्द्रता क्षैतिज ए में होता है, बी क्षैतिज में आर्द्रता कम होता है, सी क्षैतिज में चट्टान में पाया जाता है, सी क्षैतिज जो है चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, उर्वरक जो है एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया। जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक और क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होने वाले कुछ जीव हैं। ठीक है, अगला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, अगला प्यारे दोस्तों, बैक्टीरिया, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर क्या है, एजोटोबैक्टर है ना, निट्रोसोमोनस क्या है, निट्रोसोमोनस ईटीसी, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, सवाल क्या है, एजोल, नोस्टॉक, अनावेना, अल्फा ईटीसी क्या है, अल्फा ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैविक खाद, बायो मैन्यूअर क्या है, मैनूर, तो जैविक खाद हो जाएगा। इसके अंतर्गत, जैविक खाद के अंतर्गत पेड़ पौधे, मृत पत्तियाँ तथा टहनियाँ, जानवरों के मल मूत्र एवं गोबर, हड्डियाँ, सींग तथा रक्त को शामिल किया जाता है किसमें, जैविक खाद में। ये सभी पदार्थ सड़ने के उपरांत खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका उपयोग कहाँ करना है प्यारे दोस्तों, जिसका उपयोग करने पर फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होता है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अगला है कि उर्वरक क्या है प्यारे दोस्तों, उर्वरक में कई खास पोषक तत्व होता है, जबकि खाद कई पोषक तत्वों का समूह होता है। उर्वरक में कई खास पोषक तत्व है, क्या पोषक तत्व होता है, जबकि खाद कई पोषक तत्व का समूह होता है। नेक्स्ट, खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, खाद में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है अधिक होता है। याद रखिए, खाद में जो है किसकी मात्रा अधिक होता है, याद रखिए कार्बनिक पदार्थ की, किसकी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होता है। खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है, खाद में अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोषक आप मारिएगा। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में होता है, खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला पॉइंट, अगला है कि ग्रीन मैन्यूर क्या है, मैन्यूअर, ग्रीन GREEN, ग्रीन MANURE, मैन्यूर, इसका निर्माण हरी पत्तियों द्वारा किया जाता है। जिस पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है उससे हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या, हरी खाद के रूप में। जैट्रोफा क्या है, जैट्रोफा की पत्तियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ग्रीन मैन्यूर के निर्माण में सर्वाधिक इसी पत्ती का प्रयोग होता है। ग्रीन ब्लड क्या है, ग्रीन ब्लड, गेहूं के छोटे पौधों को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। ग्रीन ब्लड किसको कहा जाता है, तो गेहूं के छोटे पौधों को ग्रीन ब्लड कहा जाता है, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। गेहूं की छोटी पौधा होता है, उसको जैसा ही आप सेवन करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है उसमें वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होगा। ठीक है, अगला जैव कीटनाशी क्या है, जैव कीटनाशी क्या है, इंसेक्टिसाइड, क्या, इंसेक्टिसाइड। रासायनिक कीटनाशी क्या, रासायनिक कीटनाशी अल्ड्रीन क्या है, मेटाथाइन क्या है, मेटाथायोन, गैमेक्सिन, थाइमेट, इंडोसुल्फा क्या है, इंडोसुल्फन,
डीडीटी का प्रयोग करने पर वातावरण में प्रदूषण फैलता है क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला रासायनिक कीटनाशी से उत्पत्ति क्या है? रासायनिक कीटनाशी से उत्पादित फसल का उपयोग करने पर शरीर में कई बीमारी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, इन्हीं दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैव कीटनाशी के रूप में नीम का तेल, नीम की खल्ली है ना, ट्रिकोडर्मा क्या है? ट्रिकोडर्मा कवक तथा गैम्ब्यूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जैव कीटनाशी के रूप में नीम का तेल, नीम की खल्ली सबका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम गैम्ब्यूसिया क्या है? गैम्ब्यूसिया मछली भोजन के रूप में मच्छर के अंडे को खाती है। गैम्ब्यूसिया मछली जो है भोजन के रूप में मच्छर के अंडे को खाती है, इसलिए मलेरिया के उन्मूलन में गैम्ब्यूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट 8 नंबर पराजीनी क्या है? पराजीनी फसल क्या है? पराजीनी फसल तो क्या है? जीएम क्रॉप मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रांसजेनिक क्रॉप। जब किसी अच्छे गुण वाले बाहरी जेने को फसलों में डालकर उत्तम नस्ल को फसल तैयार की जाती है तो पराजीनी फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पराजीनी फसल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व में पहली परजीवी फसल टमाटर को तैयार किया गया है। विश्व में पहली परजीवी फसल टमाटर को तैयार किया गया है। याद रखिएगा, विश्व में पहली परजीवी फसल किसको तैयार किया गया है? तो टमाटर मारिएगा। ठीक है, टमाटर को। अगला पॉइंट बाहरी जेन से फसलों में मन चाहे गुणों का विकसित किया जाता है। क्या है? बाहरी जेन से फसलों में मन चाहे गुणों को विकसित किया जाता है जिससे फसल के उत्पादन तथा पोषक तत्वों में वृद्धि होता है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैगन, गोल्डन राइस ईटीसी सब क्या है? तो क्या है? उत्पादन तथा पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। अगला पहला परजीवी फसल टमाटर को बनाया गया था। नेक्स्ट, अभी तक आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूं इन सभी फसल का परजीवी फसल तैयार किया जा चुका है। ठीक है, कौन कौन है? अभी तक आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूं इन सभी फसलों का परजीवी फसल तैयार किया जा चुका है। ठीक है, अगला गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है ना। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत माना जाता है कौन सा राइस को? तो गोल्डन राइस को माना जाता है। ठीक है, भविष्य में वैज्ञानिक विटामिन, एंटीबायोटिक्स जैसे तत्व के साथ फसलों को उत्पादित करने का प्रयास किया जाता है। क्या प्रयास किया जा रहा है? नेक्स्ट, बीजों का बड़े पैमाने क्या है? बीजों का बड़े पैमाने भंडारण साइलो कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजों का बड़े पैमानों का भंडारण साइलो कहलाता है। नेक्स्ट, अगला फसल में कीट को कम करना या बचाव धमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धमक कहलाता है। फसल में कीट को कम करना, बचाव धमक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है प्यारे दोस्तों? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या रेशम की कीट पालन है? रेशम कीट पालन है ना, सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। इसके अंतर्गत रेशम के कीट का पालन किया जाता है जिससे रेशम का प्राप्ति होती है। रेशम की कीट पालन
इसके अंतर्गत रेशम के कीट पालन किया जाता है जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट शहतूत के पौधे पर अपना जीवन व्यतीत करता है। रेशम की कीट जो है शहतूत के पौधे पर, किसके? शहतूत, याद रखिएगा, शहतूत के पौधे पर क्या होता है? अपना जीवन व्यतीत करता है। कौन? रेशम की कीट। रेशम के कीट शहतूत की पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसका क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम के कीट कौन सा पेड़ पत्तियों को खाकर क्या अपना जीवन व्यतीत करते हैं? तो शहतूत की पत्तियों को खाकर। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। शहतूत की पत्तियों को खाकर रेशम के कीट जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पत्तियों पर ही अंडे देते हैं। उसी पत्ती पर क्या करते हैं? अंडे देते हैं, जो विकसित होकर एक नए कीट के रूप में जन्म लेते हैं। जो विकसित होकर एक नए कीट के रूप में क्या होता है? जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए। विकास के क्रम के दौरान प्यापू क्या है? विकास के क्रम के दौरान प्यूपा क्या है? प्यूपा के स्तर पर यह कीट अपने लार सलाइवा के चारों तरफ है। क्या है प्यारे दोस्तों? फिर से रिपीट करते हैं। विकास के क्रम के दौरान प्यूपा के स्तर पर यह कीट अपने लार सलाइवा से चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करता है, जो रेशम प्राप्ति का क्या है? स्रोत माना जाता है। अर्थात रेशम के कीट रेशम का निर्माण प्यूपा के स्टेज में करते हैं। क्या है? प्यूपा के स्टेज में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवरण बन जाने के बाद यह संरचना क्या है? कोकून के रूप में किसान प्राप्त करते हैं, जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन से निर्मित होता है। रेशम जो है रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगले पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है। विश्व में क्वेश्चन आएगा, विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चीन में। याद रखिएगा, यही सब है इम्पोर्टेंट। इसीलिए कहते हैं कि एक एक वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, आप देखते रहिए। इससे होता है कि स्किप कर दीजिए तो यही सब क्वेश्चन छूटेगा। आप ऊपर देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कहिएगा चलिए भाई बढ़िया नहीं पढ़ाता है, डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होकर रहना है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में चाईबासा क्या है? झारखंड में चाईबासा रेशम के उत्पादन में पहला स्थान है। झारखंड में जो है चाईबासा जो है रेशम के उत्पादन में क्या है? सबसे पहला स्थान है। बिहार में क्या है प्यारे दोस्तों? बिहार में भागलपुर रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिहार में अगर पूछेगा तो भागलपुर रेशम उत्पादन में स्थान में है। अगर झारखंड में पूछेगा तो चाईबासा, अगर देश में पूछेगा तो चीन, बिहार में पूछेगा तो भागलपुर और झारखंड में पूछेगा तो चाईबासा। इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला है मधुमक्खी पालन। क्या है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। मधुमक्खी एक मानसिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सॉरी, मानसिक बोल दिए थे। मधुमक्खी एक क्या है? सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट के अंतर्गत चींटी, दीमक इत्यादि को शामिल किया जाता है। सामाजिक कीट में एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए क्या है? केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक संवाद प्रणाली, केमिकल मैसेजिंग मैसेजिंग सिस्टम कहा जाता है। संवाद स्थापित करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है उससे हम फेरोमोन कहा जाता है। क्या कहता है? फेरोमोन कहा जाता है। अगला, सामाजिक कीट में सभी सदस्य के लिए अलग अलग कार्य किया जाता है, अर्थात सामाजिक कीट के अंतर्गत श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या? श्रम विभाजन पाया जाता है।
सामाजिक कीट में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कार्य किया जाता है, अर्थात सामाजिक कीट के अंतर्गत श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, मधुमक्खी के एक समूह में निम्नलिखित 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खी के एक समूह में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। कौन कौन होती है? पहला है क्यून, दूसरा ड्रोन, तीसरा वर्कर्स, है ना। ड्रोन और वर्कर्स 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या है? फीमेल होता है, दूसरा से 8 मेल होता है, हजारों में क्या है? नपुंसक होता है, स्ट्राइल होता है। ठीक है, अगला, क्यून अंडे देने का कार्य करती है। क्यून मतलब रानी जो है ये क्या अंडे देने की कार्य करती है, जिसके पोषण के लिए भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी श्रमिकों की होती है। किसको? श्रमिकों की होती है जिम्मेदारी, ये केवल अंडा देते हैं। ठीक है, कौन? क्यून। अगला देखिए, अगले पॉइंट पर आइए। ठीक है, श्रमिकों अपने आसपास घूमकर फूलों की दूरी तथा दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रमिकों जो होता है वो जाते हैं आसपास गांव में और फूलों की क्या करते हैं? खोजबीन करता है और दूरी दिशा की जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, जानकारी मिलने के बाद अपने समूह के अन्य सदस्यों की अलग अलग तरीके से नाच कर फूलों की दूरी तथा दिशा संबंधित जानकारी देते हैं। नाच गान करके वो अपना में है ना जानकारी देते हैं। मधुमक्खियाँ की भाषा डांस होती है, वो डांस की भाषा होती है। ठीक है, सर्वप्रथम वॉन फ्रीस, क्या है? वॉन फ्रीस ने मधुमक्खियों के डांस से संबंधित जानकारी देने का कार्य किया है। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या है? नोबेल प्राइज दिया गया। मधुमक्खियों से हनी, शहद प्राप्त किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। शहद में जो है कई प्रकार के पोषक तत्व क्या है? मौजूद होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में प्राकृतिक मोम होते हैं। क्या? मोम है, नेचुरल वैक्स प्राप्त होता है, जो कई प्रकार के दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पूछेगा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है प्यारे दोस्तों, केचुआ पालन। क्या है? केचुआ पालन। वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर। इसके अंतर्गत केचुआ पालन के अंतर्गत केचुए इर्थवर्म का पालन किया जाता है। केचुआ मिट्टी को, क्या है प्यारे दोस्तों? केचुआ जो होता है वो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। क्या करता है? भुरभुरा बना देता है, जिससे O2, N2 तथा जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। क्या होता है? O2, N2 तथा जल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। अगला, केचुआ भोजन के उपरांत मल का त्याग करते हैं। केचुआ जो है भोजन के उपरांत, जैसे ही भोजन करते हैं उसी समय मल का त्याग करते हैं। ठीक है, केचुए के मल में यूरिया, क्या है? यूरिया फास्फोरस तथा पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। और केचुआ को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? किसान का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि किसान के मित्र कौन है, ऑप्शन में दे देगा तो केचुआ मारिएगा जरूर। केचुआ जो है किसान का मित्र है। ठीक है, अगला है, केचुए के मल में वर्मी कंपोस्ट पाया जाता है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। अभी आगे हम पहले ही बता दिए कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसा ही क्वेश्चन आप आगे मिलने वाला है, इसलिए कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है ना। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है कृमि खाद है। क्या है? कृमि खाद। वर्मी कंपोजिशन रसोई कचरे का खाद में बदलने की सही क्रम है। रसोई का जो कचरा होता है उसको खाद में बदलने का सही क्रम क्या होता है? देख लीजिए।
पहला काम है कि गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। गड्ढा कर देना, उसको तल को रेत से ढक देना, ठीक है। उसके बाद कचरे को गड्ढे में डालें। कचरे को क्या करें, गड्ढे में डालेंगे। उसके बाद गड्ढे को बोरिया घास ढक दे। गड्ढे को बोरिया घास से ढक दे और करी डालें, उसमें करी डालें, ठीक है। चलिए आगे। पियर क्या है, पियर्ल कल्चर। इसके अंतर्गत शिप ऑयस्टर का पालन किया जाता है। ऑयस्टर मोलस्का संघ का प्राणी है जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है। मोती रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। मोती जो है किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव को कराने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा प्यारे दोस्तों। लाइक करने से मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छे कंटेंट आपको हम बना के देते हैं प्यारे दोस्तों, पढ़ा के क्लास लेकर। ज़रूर से ज़रूर जितने भी स्टूडेंट, विद्यार्थी, जितने भी फ्रेंड, दोस्त हैं, सभी लोग, आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कि कितने लोग आप देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। इसी से कल पकड़ा जाइएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कितने जो है लाइक कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए बी क्षितिज, बी में हो गया सी में हो गया ए क्षितिज, डी में हो गया मिट्टी की क्षितिज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए क्षितिज। कैसे? जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है ए क्षितिज के द्वारा, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के लिए उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के लिए उत्पाद है? कौन सा है? तो बायोगैस और कीचड़ दोनों, और डी जलवाहक। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोगैस और कीचड़ दोनों हो जाएगा। कह रहा है कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के लिए उत्पाद है? तो बायोगैस और कीचड़ दोनों उत्पाद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर, घरों या सार्वजनिक, क्या है? घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या है? घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नाली, बी गंदी नाली की व्यवस्था, सी परिवहन प्रणाली, डी उपचार संयंत्र। आपको सही जवाब हो जाएगा बी गंदी नाली की व्यवस्था। क्या हो गया? गंदी नाली की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, तो नाली जो है अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। घर है, कारखाना है, अस्पताल है, लेकिन नाली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जैव खाद्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है प्यारे दोस्तों? तो चलते हैं देखते हैं। पहला है, यह मृदा की जल धारित क्षमता को बढ़ा देती है। बी, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। यह मृदा को नमी प्रदान करती है। इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या है? 6 पर, जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल निश्चय, क्या है? निश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है जैव मंडल के बारे में? ठीक है।
तो ऑप्शन ए, यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ केवल स्थानिक प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। बी, यह केवल पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए ही होता है। सी, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। डी, इसकी क्या सीमाओं के भीतर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं होता। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, क्या यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल है, कौन सी जो है विदेशी नस्ल है। बॉर्न, जर्सी, ब्राउन स्विच, जर्सी स्विच। तो कौन हो जाएगा विदेशी है, तो आपको जर्सी तो होगा विदेशी, जर्सी तो 100% होगा, और ब्राउन स्विस हो जाएगा, ब्राउन स्विस 3, 2 और 3 बी में है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट में क्यूनन के दौरान पाइरूवेट, इसको जूम होगा देख लेते हैं, हाँ हो तो रहा है, इसको जूम करके और पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या ईस्ट में क्यूनन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, किस में होता है प्यारे दोस्तों। बिहार दरोगा में पूछा गया, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका ऑप्शन ए में हो गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो गया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हो गया, सी में हो गया लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में होगा ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है, कौन सा उपाय किया जाता है। तो आपका भंडारण कक्ष की भली भांति व्यवस्था, बी उत्पादन को अच्छी तरह से सुखाना, सी धूमन, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही हो जाएगा सभी। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन, क्या पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। तो ऑप्शन ए पशुपालन, बी पशुपालन का संवर्धन, सी 3 हो गया पशुधन, डी हो गया 4 नंबर पशुओं का पालन पोषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4, मतलब डी हो जाएगा पशु प्रजनन हो जाएगा, 3 में हो जाएगा पशुधन और 4 में हो जाएगा पशुओं का पालन पोषण। पशुओं का संवर्धन नहीं होगा, ये एगो नहीं होगा, बाकी बात सब हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि पादप जड़ कोशिकाओं रूट सेल्स को भी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। बिहार दरोगा में पूछा गया और ग्रुप डी में। ठीक है, क्या है पादप जड़ कोशिकाओं रूट सेल को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती है। किससे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है निम्न में से किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है, एसएससी जीडी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो क्यूनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस प्रक्रिया में पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो क्यूनन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 13 नंबर में है कि खाद्य के बारे में सही वाक्य चुनिए। खाद्य के बारे में सही वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए में है खाद्य में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। तो चलते हैं देखते हैं 13 नंबर में और ऑप्शन क्या कह रहा है। और ऑप्शन है इसका 13 नंबर का। ठीक है, चलिए बी में है कि यह रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। तो ऑप्शन 3 में है यह चिकनी मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता करती है। 4 में इसका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करता है क्योंकि यह जंतु के उत्सर्जित अपशिष्ट बनी होती है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है
मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? मुर्गी पालन जो है किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है? तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। और किसका अंडा पालन हो गया, और उसके बाद हो जाएगा आपको तीसरा है चिकन मांस। पंख उत्पादन, दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं, अंडा और चिकन दोनों के उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो दूध उत्पादन के लिए और कृषि कार्य करने के लिए किया जाता है और मांस उत्पादन के लिए, है ना। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्य में से किसके लिए किया जाता है? तो दूध उत्पादन ये हो जाएगा, कृषि उत्पादन और मांस उत्पादन। अंडा उत्पादन नहीं होगा, अंडा नहीं देता है, तो मांस उत्पादन इसके लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? कह रहा है कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? तो रोहू, मृगल, सामान्य कार्प, कतला। ऑप्शन डी कतला हो जाएगा, आपका सही जवाब कतला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी की निम्नलिखित जातियों स्पीजियों में से कौन सी स्पीजी इटली की है? कौन सी स्पीजी जो है इटली की है? तो आपका एपिस डॉर्सेटा, बी एपिस फ्लोरी, सी एपिस सेरना इंडिका, डी एपिस मेलिफेरा। आपका सही जवाब एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रभावित करते हैं? किस प्रकार की प्रभावित करते हैं? तो वृद्धि करने से पहले ही खेत में पादप को नष्ट करके, बी पादप की वृद्धि को प्रभावित करके, सी पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। सी आपका करेक्ट आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु भारतीय है? कह रहा है कि कौन से जो है पशु वो भारतीय हैं? तो बॉस इंडिकस, बी बॉस डोमेस्टिका, सी 3 में है बॉस बुवेलिस, 4 में बॉस बुल्गैरिस। तो आपका ए बॉस इंडिकस ए हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा बॉस बुवेलिस। तो ए और 3, तो ए और 3 ए में है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? 1925, ऑप्शन 1950, सी 1975 और डी 1995। पोलियो के लिए आपको हम थ्योरी में पढ़ा है कि पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? तो 1995, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाता है? तो काली खांसी, क्षय रोग, चेचक, पोलियो। तो क्षय रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बी हो जाएगा? चलते हैं 21 के बाद किस नाम में 22 नंबर में, कितना 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो एंटीवेनम दिया जाता है। क्या एंटीवेनम दिया जाता है? सी पर है। टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? टीकाकरण की जनक किसे माना जाता है? ये एंटीवेनम आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? तो जेनियर को माना जाता है। किससे? जेनियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनियर को टीकाकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? तो किससे? जेट्रोफा से, करंज से, सोयाबीन से, ऑल ऑफ दीज। तो करंज से भी किया जाता है, सोयाबीन से, जेट्रोफा से। तो आपका ऑप्शन सी डी हो गया, सभी से किया जाता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा 85% होता है। कितना होता है? 70% होता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70% होता है, 70 से 75% होता है। तो एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 में क्वेश्चन, रेलवे जेई 2016 में पूछा था।
तो 70 से 75% क्या है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ब्लड किससे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड किससे कहा जाता है? आरआरबी जेईई में 2015 में पूछा गया है। ग्रीन ब्लड किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन है, गेहूं के छोटे पौधों को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी स्नातक में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट के पालन से। तो रेशम कीट के पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? डिपार्टमेंट पर यूनिट टाइम। बी में है डेवलपमेंट पावर, क्या है? टेटनस। सी है डिप्थेरिया, क्या है? पर्ट्यूसिस टेटनस। तो आपका सही यही हो गया, सी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर, डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो काली खांसी के विरुद्ध दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होता है? तो किस पौधे की पत्ती से होता है? तो बांस नहीं, रेशम नहीं, शहतूत। हाँ बिल्कुल सही है, शहतूत की पौधे के पत्ती से होता है। रेशम की पत्ती किस पौधे की पत्ती से प्राप्त होता है? तो शहतूत की। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है? मधुमक्खी जो है समाज में कितनी महिला होती है? तो एक होती है। वो अपने समाज में है, एक महिला होती है मधुमक्खी। ठीक है, ये आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था। किसान किसका मित्र कहा जाता है? तो केचुआ का। बी करेक्ट आंसर। सब पढ़ाए हैं हम सब्जेक्टिव में। जब तक सब्जेक्टिव नहीं कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। वहाँ कर लीजिएगा तो यहाँ आपको मारने में कोई दिक्कत नहीं, आप सब दिन के लिए याद रहेगा। ठीक है, 34 में इसीलिए कहते हैं कि एक एक वीडियो आप देखिए। मधुमक्खी की भाषा है, मधुमक्खी की भाषा क्या है? तो क्या है? नृत्य है। बी हो जाएगा, क्या हो गया? नृत्य है। क्या है? नृत्य। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? बी हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 35 पर। क्या कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है? किससे लिया गया? तो जीवाणु से लिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किससे लिया गया? जीवाणु से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है? तो जीवाणु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जीवाणु है। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कथन ए, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कथन आर, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 37 का क्या हो जाएगा आपका? 37 का ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। आर जो है ए का सही कारण। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में, विश्व में लगभग 250 लाख है, क्या 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है क्या है? वो बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन है। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि टर्मिनेटर तकनीकी उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी विकारी के लिए होता है? किसकी विकारी के लिए? तो क्या होगा? ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तन पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधग्रस्त
होते हैं। डी उपयुक्त सभी, तो आपका सही हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तंबाकू के खेत में। किसमें? तंबाकू के खेत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 में है महाधान सुपर राइस विकसित किया। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है 2014 में कि महाधान सुपर राइस विकसित किया कौन? MS स्वामीनाथ, GS खुश ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है GA खुश ने। ठीक है, 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 42 में है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के अविषय जीन टॉक्सिन जेंस का इस प्राचीनी कपास ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है? तो ये आरआरबी LP में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा? बैसिलियस यूरी क्या थ्यूरिनजिएंसिस, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। 42 वो ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया। तो कैसा लगा प्यारे दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आज देखते हैं कि कितने लोग आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को और शेयर करते हैं। शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत सारे बच्चा है गांव देहात के आते हैं जो बुक खरीद नहीं पाते हैं, तो उसको लाभ मिल जाए, और इस बुक का भी फ़ोटो PDF जो भी है आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। उसी टेलीग्राम पर क्या है दिया लिंक है, उसी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और इसका जो है बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर बुक लेने का मन है तो ले लीजिएगा तो और बेहतर है ना। अगर नहीं उपाय है लेने का, तो आपको यहाँ से फ़ोटो इसका PDF जो भी है हम प्रोवाइड करा देंगे फ्री में। आप वहाँ से ले लीजिए और यहाँ से पढ़िए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। और ALP का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत से आप पढ़िए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा साइंस में। ठीक है, और NTPC के है तो करिए, यहाँ से ग्रुप D है, RPF है, JE है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, जो भी है SSC है, जो भी है GD है, जो भी जिस चीज़ की तैयारी करते हैं साइंस सब जगह पूछता है। तो आप लोग तैयारी आराम से कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जाते जाते फिर कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।